हेलो दोस्तों, बात करेंगे एक्सिस बैंक की। बहुत कुछ लर्निंग होने वाली है, बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज और इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, कुछ सालों पहले की हम बात करें, 5-6 साल पहले की बात करें, तो एक्सिस बैंक हमेशा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता था। कहीं ना कहीं उसके नंबर खराब आते थे, एनपीए बढ़ते थे। लेकिन अभी अभी 2-3 साल पहले ही जो एचडीएफसी लाइफ के जो चेयरमैन थे मिस्टर चौधरी, वो एक्सिस बैंक के एमडी बने हैं और थोड़ा सा टर्न अराउंड भी बैंक में शुरू हो गया है। तो Q3 का रिजल्ट, जिस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नजर थी, उसके बारे में बताएंगे। और रिजल्ट के बाद, जी हाँ, एक ब्रोकरेज हाउस ने तो 58% ऊपर तक का स्टॉक प्राइस का नया टारगेट दे दिया है। वो एक ब्रोकरेज हाउस के तो हम बात करेंगे ही, उसके अलावा बाकी के भी जो रिसर्च हाउसेज है, क्या नया टारगेट दिया है, सब कुछ बताएंगे। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद देखिए स्टॉक मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। मार्केट गिर रही है दोस्तों, लेकिन एक्सिस बैंक देखिए 35 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद होता है। 5.54%, मतलब इतनी गिरी हुई मार्केट में भी, जहां मार्केट में 4-5 दिन से सेलिंग हो रही है, वहां एक्सिस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है बढ़ता है। ये देखिए 632 में ये बंद होता है और खुलता भी है नीचे लेवल पर, क्योंकि मार्केट थोड़े डाउन में आज खुली थी। लेकिन उसके बाद 667 में ये बंद होता है। तो रिजल्ट के बारे में, ये जो मार्केट ने जो स्टॉक का जो प्राइस जो बंद हुआ है, बहुत कुछ हिंट इसी जो स्टॉक प्राइस है, जो बंद होने का प्राइस है, उसी में मिल जाता है। अब रिजल्ट्स पर बात करते हैं। तो चौथे नंबर की प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, उसका 36% प्रॉफिट गिरा है। तो शायद आपको यह प्रश्न हो कि प्रॉफिट गिरा है, फिर भी ब्रोकरेजेस क्यों पॉजिटिव है, फिर भी मार्केट क्यों पॉजिटिव है। तो दोस्तों, उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अब देखिए, Q3 में जो प्रॉफिट्स था 1116 करोड़ का था, जो कि 1757 करोड़ था पिछले साल, मतलब 2019 के क्वार्टर में। तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ये जो 36% है वो गिरा हुआ है ये नंबर्स में। अब बैंक ने फ्यूचर में जो भविष्य में एनपीए हो सकते हैं, उसके लिए भी अमाउंट को अलग करके रखा हुआ है। प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंसीज, उसको भी बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं 32% तक प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज बढ़ी है। अब रिजल्ट के बारे में और समझते हैं। देखिए, प्रोफोर्मा जीएनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 4.55, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1.19%। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रोफोर्मा जीएनपीए का मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगस्त के बाद अगर कोई भी लोन कोई चुका नहीं पाता है, तो उसको एनपीए घोषित ना किया जाए। तो उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो इतना एनपीए बनता है। तो इसको और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा। सेम नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बढ़ने की उम्मीद थी, उतना नहीं बढ़ा जितनी एक्सपेक्टेशन थी। जितना खराब सोचा जा रहा था, सिंपल शब्दों में, उतना खराब रिजल्ट नहीं रहा है। दूसरी चीज, बैंक के लिए जरूरी है लोन देना, ताकि वहीं से ही तो पैसा आएगा उनको। और डिपॉजिट यानी जो लाइबिलिटीज होता है, दोस्तों बैंकिंग टर्म में मैं आपको बता दूं, लाइबिलिटीज जो होती है वो डिपॉजिट होती है। डिपॉजिट का मतलब क्या? आपके जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो वो बैंक के लिए रॉ मटेरियल है। उसी को ही बैंक फिर सामने पैसा देती है। और फिर बीच में आता है क्या? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम। दोस्तों, सीखने की समझने की भी हम कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ये भी बढ़ा है। जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये घटेगा, बढ़ना तो ठीक है। अगर इतना ही रहता या फिर इससे कम रहता, फिर भी शायद हमको समझ में आता। लेकिन ये बढ़ गया है 3.57 से 3.59%। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। क्योंकि देखिए, मोराटोरियम का समय था, 2 महीना लॉकडाउन में लगभग कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद भी बिल्कुल कॉशस वे में बहुत जगह में लॉकडाउन खुले हैं, कुछ कुछ जगह ही खुली है, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा खासा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कर पाना या मेंटेन कर पाना, इसको मार्केट ने सराहा है। अब दोस्तों, टारगेट की बात करते हैं। टारगेट पहले तो हम सीएलएसए के बता रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस हैं
उनके भी बताएंगे। 1000 रुपए का टारगेट दिया है एक्सिस बैंक का CLSA ने। रीजन वही, जितना खराब सोचा जा रहा था उतना खराब रिजल्ट नहीं है, इनफैक्ट टर्न अराउंड दिखा है, पॉजिटिव चीजें दिखी है। और यहां तक कि CLSA ने यह भी कह दिया है कि वो एक्सिस बैंक को अपनी टॉप पिक्स में से एक मानते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर वो दे रहा है। उनका कहने का है स्लिपेजेस कम हुए हैं, मतलब जो NPA हो सकते थे या ग्रॉस NPA या फिर जो 30 दिन की जो DPD होती है, उतना जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी यहाँ लर्निंग हो रही होगी। कहीं पर भी डाउट हो इस लर्निंग के पूरे प्रोसेस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब देखिए, बैंक ने जो लोन को रीस्ट्रक्चर किया है वो भी बहुत कम मात्रा है, 0.4%। जनरली क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग को बहुत सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कुछ कस्टमर ने कह दिया कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है लोन का पैसा वापस दे पाना, और समझिए वो कस्टमर भी जेन्युइन है और सही में उनका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजर रहा है। तो ऐसे में अगर बैंक उनको NPA कर देंगी तो फिर भविष्य में उनके लिए तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, उनके प्रोमोटर्स का उल्टा नाम खराब होगा। तो बैंक्स जनरली क्या करती हैं, उनके लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर देती है, कुछ आसान जो कुछ पॉलिसी कर देती है, तो उसकी वजह से लोन्स जो है वो रीस्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये 0.4% ये नंबर माना जा रहा था कि ये बढ़ेगा, लेकिन ये उतना बढ़ा नहीं है, 0.4% ठीक ठाक ही है। अब CLSA ने आगे भी क्या कहा है, 5 से 12% का भविष्य की जो अर्निंग है, मतलब अर्निंग पर शेयर, उसको वो इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं जब वो एक्सिस बैंक की भविष्य में बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अर्निंग में भी उन्होंने अपसाइड बताया हुआ है। और 58% स्टॉक का प्राइस, मतलब अभी जो 632-33 में स्टॉक जो बंद हुआ था ये 27 तारीख को, उसके बाद अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी छलांग है CLSA की तरफ से। लेकिन ये तो एक टारगेट मैंने बताया, सिर्फ एक टारगेट CLSA का। बाकी और 4 ब्रोकरेज हाउसेस, उनकी भी हम राय जान लेते हैं, उनके जो टारगेट्स हैं वो भी जान लेते हैं। तो अब है 4 अलग टारगेट्स। जेफरीज ने बाई की सलाह 840 का टारगेट, सिटी बाई की सलाह 800 का टारगेट, मैक्वेरी 780 का टारगेट, JP मॉर्गन ओवरवेट 710 का टारगेट। तो दोस्तों ये 4 आपके पास टारगेट्स तो आ गए, लेकिन खरीदना है या नहीं उसके लिए आपको डिटेल में और कंपनी को समझना होगा, इनफैक्ट बैंक को समझना होगा, उसके बिजनेस को समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर लर्निंग का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस या NPA के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाए। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए कि अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर पूछिए दोस्तों, बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे। और आपको यहाँ पर कोई भी डिसीजन अगर लेना है कि एक्सिस बैंक खरीदना है या बेचना है, उसके पहले आपकी रिसर्च और आप किसी एडवाइजर के थ्रू जाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर रहे, अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो उस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।